हेलो बच्चों। तो बेटा आप लोग सब देख रहे हो कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। हमने पढ़ लिया वाक्य, वाक्य के अंग, फिर हमने पढ़ा वाक्य के प्रकार और हमने देखा कि वाक्य के प्रकारों को समझने के लिए उन्हें दो आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से आधार थे? पहले रचना का आधार और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर पुनः वाक्य को तीन प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा था बेटा वो? पहला था सरल वाक्य, दूसरा था संयुक्त वाक्य और तीसरा था आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, हमने तीनों वाक्यों को उदाहरण सहित परिभाषाओं के साथ अच्छे से समझा था। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर। अब हम क्या पढ़ते हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को हमने पढ़ा था कितने प्रकार से बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है ना। आठ भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से पहला प्रकार क्या है आपका? पहला प्रकार क्या है? विधानवाचक वाक्य। क्या है पहला? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। विधान मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, कथन सामान्य होता है और किसी व्यक्ति या व्यक्ति की वस्तु स्थिति, मतलब व्यक्ति कैसा है, अभी उसके हालात कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको इस सामान्य वाक्य के आधार पर पता चलती हैं। और ये एक ऐसा वाक्य होता है जिससे ये पता चलता है जो सर्वदा सत्य होता है। ठीक है, मतलब ये कभी बदलता नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि ये विधि का विधान है। विधि का विधान यानी भगवान की इच्छा है कि ये चीजें होनी चाहिए, है ना। तो वही चीजें ये कभी बदलती नहीं, किसी भी परिस्थिति में बदलती नहीं है। वह एक ही रहता है हर समय हर जगह, वह उसका अर्थ एक ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। वैसे तो जैसे हम देखें कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, ये आप भारत के कुत्तों के लिए भी कह सकते हैं, ये आप विदेश में कहीं भी किसी भी कुत्ते के लिए ये वचन जो होता है, ये वाक्य जो होता है, वो सर्वदा सत्य होता है। आज भी हम कह सकते हैं, हमारे दादा के जमाने में भी कुत्ते वफादार होते थे और आगे जो हमारे पीढ़ी जो बढ़ेगी उनके समय में भी कुत्ते वफादार ही होंगे। कुत्तों को वफादार बहुत पहले से ही कहा जाता है। जहां तक आप जानते हैं, आपने अभी इन दिनों यदि महाभारत देखी होगी तो आपको उसमें भी पता होगा कि महाभारत में भी एक कुत्ता था जो युधिष्ठिर का सबसे प्रिय कुत्ता था। और यदि आपने कहीं सुना हो तो आपको पता होगा कि वही एक ऐसा जानवर था जो युधिष्ठिर के साथ में सशरीर यानी शरीर के साथ में स्वर्ग में गया था। व्यक्तियों में, मानवों में सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर ही एक ऐसा इंसान था या प्राणी था या जीव था जो अपने शरीर को साथ लेकर के यमलोक पहुंचा था, और उनके साथ वो कुत्ता। और वो उसका सबसे अच्छा कारण यही था, कुत्ते में सबसे अच्छी बात यह थी कि वह अपने मालिक का बहुत वफादार था। उसके मन में
कभी कोई गलत भावना नहीं आई थी अपने मालिक के प्रति। तो इसीलिए कहा गया है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, जो कि विधानवाचक वाक्य है। अब आपको समझ में आया। वैसे ही एक और क्या यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि तारे आसमान में चमकते हैं। ये भी हम जानते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, जब वहां रात होगी तो रात में आपको आसमान में तारे दिखाई देंगे ही। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप रहें, यदि रात होती है तो आपको आसमान में तारे दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाक्य भी कभी किसी जगह पर नहीं बदलेगा, यह वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे दूध का रंग सफेद होता है, दूध कोई भी हो उसका रंग सफेद होता है, तो वो वाक्य कभी नहीं बदल सकते। ये कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में यह वाक्य बदले नहीं जा सकते। वह वाक्य कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो इन वाक्यों से किसी व्यक्ति वस्तु और स्थिति की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे लिख सकते हैं, जैसे कुत्ता एक वफादार जानवर है, ठीक है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा निषेधवाचक। निषेध यानी क्या हो जाता है बेटा, मना करना। जैसे कि आपने ये शब्द कहीं पढ़ा है, आपको ऐसा लगता है, कभी आपको याद आता है, आपने कहीं देखा हो ये शब्द, जो शब्द यहाँ निषेध शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये कहीं आपने देखा है? याद कीजिए, थोड़ा सा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। निषेधवाचक यदि आपने कहीं देखा हो तो आपको याद आया तो बताइए मुझे। किसी को याद आया? ये जो वाक्य है बेटा, ये जो निषेध शब्द है ना, निषेध है, इसका अर्थ होता है मना। ठीक, अब इससे कुछ याद आया आपको? आप लोग यदि हॉल में फिल्म देखने जाते हैं कभी, अभी तो सब मॉल में फिल्म देखने जाते हैं, वहां पर एग्जिट लिखा होता है और उसी के नीचे या उसी के बगल में लिखा होता है निषेध, या कहीं पर प्रवेश निषेध है लिखा होता है। यदि आपने ध्यान दिया तो प्रवेश का मतलब क्या होता है? बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। बिना परमिशन के आप उसके अंदर, दीवार के अंदर या उस दरवाजे से अंदर आप नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब मना करना। तो वैसे ही ये वाक्य में, इस वाक्य में क्या कहा जाता है? किसी भी कार्य को करने के लिए नहीं करने का पता चलता है। कार्य होता नहीं है उसमें, कार्य के नहीं करने का पता चलता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम क्या रखेंगे? इन वाक्यों में, इन वाक्यों में कार्य के नहीं होने का पता चलता है। कार्य के
नहीं होने का पता चलता है। ठीक, अब इसका उदाहरण यदि हम देखें तो जैसे कॉमनली मम्मी ने यदि कहा कि बेटा होमवर्क कर लो तो क्या कह देते हैं, मैं अभी होमवर्क नहीं करूंगा। ये आपका सबका कॉमन जवाब होता है, मैं अभी होमवर्क नहीं करूंगा। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत कॉमन आप लोग जवाब देते हो। क्या क्या वो जवाब होता है वो आपको पता है? मम्मी ने यदि आलू के अलावा कोई और सब्जी बना दी, जैसे मम्मी ने बना दी लौकी, तो क्या बोल देते हैं आप, मैं लौकी नहीं खाता। मैं लौकी नहीं खाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं कि आपके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब उसके बाद तीसरा हम देखते हैं अपना, तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक वाक्य से नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है, इन वाक्यों से हमें प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। इसका यदि हम जैसे देखें तो क्या होगा, तुम कौन हो, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरीके के प्रश्न हम करते हैं कि नहीं करते हैं, यही सारे प्रश्न करते हैं हम। ये क्या है, यही सारे प्रश्न करते हैं ना, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या रखा है, ये तुमने क्यों खरीदा, इसी तरीके के प्रश्न करते हैं हम। तो जहां पर कौन, क्या, कहां, कैसे, ये सारे शब्दों का प्रयोग हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, वह प्रश्नसूचक वाक्य होता है। उसके बाद में आज्ञावाचक। आज्ञा मतलब सीधी सी बात है, यदि आप किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हो। ठीक है, चौथा आपका है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, अब आज्ञावाचक में वैसे ही नाम से स्पष्ट है बेटा, आज्ञा यानी किसी को आपको कोई काम करने के लिए कहना है ना, आपको अपने सामने वाले को आज्ञा देनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इन वाक्यों में आज्ञा या आदेश दिया जाता है। क्या कहेंगे इसे, इन वाक्यों में
या आपको कहीं जाना भी होता है तो पापा मम्मी दोनों आपसे कहते हैं ना तुम जल्दी से तैयार हो जाओ फिर हम चलेंगे, ऐसा कहते हैं। या फिर आपको एक चीज और की जाती है, शांत होकर पढ़ो, शांत होकर पढ़ो। पढ़ते समय हर बार आपसे कहा जाता है कि आप अपना मोबाइल टीवी सारी चीजों से दूर रहें, आपके आसपास शोर नहीं होना चाहिए और आप आराम से पढ़ाई करें। वही चीज आपसे कही जाती है कि शांत रहकर पढ़ो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं संदेहवाचक। हमारा 5th नंबर है संदेहवाचक। संदेह, नाम से फिर आपको स्पष्ट हो रहा है, संदेह यानी शक, आपको डाउट होना कि यह सही है या नहीं। वही चीज यहाँ पर इस कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे आज वर्षा होगी या नहीं, कंफर्म नहीं है, शायद इसमें खाने का सामान हो, शायद इसमें आपके पास कोई गिफ्ट आता है तो यदि आप पहले उसको छूकर देखकर हिलाकर अंदाजा लगाते हैं ना, शायद इसमें यह है, तो वो जो है वो आपका जो शायद होता है वो क्यों होता है, क्योंकि आपको शक है, आप कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर ये, आप एक अंदाजा लगाते हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो इन वाक्यों का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, इन वाक्यों का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें कार्य के पूर्ण होने में संदेह होता है। इन वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे क्या आएगा इसमें, जैसे शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, संदेह प्रकट किया जा रहा है, ठीक। तो ये हमने जाना संदेहवाचक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर जो है आपका इच्छावाचक। ये है 6 नंबर, इच्छावाचक। अब ये इच्छावाचक है तो इच्छा अपने मन में अपनी जो चाह होती है उस चीज के बारे में, या फिर हम जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कोई पत्र लिखा है ना, आपको किसी ने पत्र लिखा, आपको क्या लिखा, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो आपको किसी ने पत्र लिखा तो वो आप उसकी इच्छा उस पत्र से क्या जाहिर होती है कि वो आपको क्या देना चाहता है, शुभकामना देना चाहता है ना। तो हम उस पत्र में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे जिससे हमारी इच्छा उस पत्र के द्वारा आप तक पहुंच पाए, और आप उस पत्र को पाने के बाद आपकी इच्छा क्या होगी कि आप उस भेजने वाले को क्या कहो, धन्यवाद कहो। होता है ना कि आपके बर्थडे में कोई आया है और आपको गिफ्ट देता है, ठीक, आपको गिफ्ट देता है तो आपकी क्या इच्छा होती है कि आप उसको क्या बोलो, थैंक यू बोलो। तो हमारे मन में जो चाह होती है, इच्छा होती है, उसको व्यक्त करने के लिए हम जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इन वाक्यों में वक्ता की
वाक्यों में वक्ता की शुभकामना इच्छा व आशीर्वाद, है ना, इच्छा आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद का बोध होता है। जैसे तुम सदैव खुश रहो, जैसे तुम सदैव खुश रहो। ये हम हमेशा अपने से छोटों को कहते हैं या कई बार अपने दोस्तों को कहते हैं, यदि वो हमसे दूर जा रहे होते हैं तब भी हम कहते हैं, या हम उनके जन्मदिन पर खास करके बधाइयां देते हैं हमको। ठीक है, समझ आ गया बेटा? तो हम लोग पढ़ रहे थे इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता की शुभकामनाएं, इच्छा एवं आशीर्वाद जो हम देते हैं उसका बोध होता है। उदाहरण में हमने देखा तुम सदैव खुश रहो। ये चीजें हम कब देते हैं उनको? जब हम निमंत्रण पत्र या फिर बधाई पत्र जब हम लिखते हैं तब हम ये सारी चीजें लिखते हैं। अब हम पढ़ते हैं 8वां संकेतवाचक। क्या पढ़ेंगे अब हम? सातवां है हमारा, 8वां हम इसमें आगे बोलते हैं। 7वां है हमारा संकेतवाचक। तो बेटा नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो चीजें हैं, संकेत जो किया जाता है किसी दूसरे के ऊपर संकेत किया जाता है, और इस वाक्य में होने वाली क्रियाएं यानी काम जो होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इस वाक्य में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो हमेशा एक दूसरे पर आश्रित होती है। ऐसे वाक्यों में हमेशा क्रियाएं आश्रित होती हैं तभी वाक्य पूर्ण होते हैं। अर्थात यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, कि बच्चा यदि पढ़ेगा तब वो पास होगा। यानी पढ़ाई करना एक अलग है और दूसरा है पास होना, दो अलग अलग क्रियाएं हैं। तो यदि पढ़ेगा तब पास होगा और नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो दोनों क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, तभी फाइनल जो अर्थ निकलता है उसका वो तभी सार्थक होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? इन वाक्यों में क्रियाएं वाक्यों में क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होती है।
जाएगा यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, यानी पढ़ाई करना एक क्रिया है और पास होना दूसरी क्रिया है। तो दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। यदि पढ़ाई होगी तभी पास आएगा, तभी पास होगा। ठीक है, तो ये क्रिया किस पर निर्भर, ये वाली क्रिया किस पर निर्भर करती है? इस पर निर्भर करती है, पढ़ाई पर निर्भर करती है। तो इसलिए संकेतवाचक वाक्यों में क्या होता है? क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होती है। अगर कार तेज न चलाते तो दुर्घटना नहीं होती। सीधी सी बात है, यदि एक्सीडेंट हुआ है तो उसका कारण कोई ना कोई होगा। तो एक्सीडेंट का कारण क्या है? कि कार तेज चल रही थी, कार की गति बहुत ज्यादा थी। ठीक, अब सेकंड में हम आते हैं विस्मयादिबोधक। लास्ट वन है आपका विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है विस्मयादिबोधक में। मैंने आपको क्या बताया हुआ है इसके बारे में? हमेशा इसका एक चिन्ह होता है। कैसा चिन्ह होता है? एक डंडी खींच के नीचे एक बिंदी लगती है ना। इसका जो विस्मय का जो चिन्ह होता है, अचंभित होना, आश्चर्य होना, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। तो हम इन सब भावों को कैसे बताते हैं? इन सब भावों को हम हमेशा एक चिन्ह के माध्यम से बताते हैं। ये कौन कौन से भाव से? जैसे हम बहुत खुश हो जाते हैं, यदि हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या फिर हमको बहुत घृणा हो जाती है किसी चीज से, उस चीज को देख के एकदम ऐसे गंदा सा लगता है, फीलिंग आती है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है, जो भाव होते हैं हमारे, उस भाव को प्रकट करने के बाद शब्दों में जब हम उन भावों को प्रकट करते हैं, उसके बाद जो चिन्ह लगाते हैं, उनसे इन वाक्यों को पहचाना जा सकता है बहुत आसानी से। या तो आप ये देख सकते हैं कि जो भाव हम प्रकट करते हैं, जैसे हर्ष का हुआ, शोक का हुआ, दुख का हुआ, आश्चर्य का हुआ, ये सारे भाव जब हम प्रकट करते हैं तो हम इन वाक्यों की मदद लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन वाक्यों में घृणा, हर्ष, इन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट किया जाता है। जैसे वाह सहवाग ने क्या छक्का मारा। ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य में हम भाव को प्रकट करते हैं। कौन कौन से भाव को? घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों को हम प्रकट करते हैं। जैसे कीजिए, वाह सहवाग ने क्या छक्का मारा। तो अब आपने अर्थ के आधार पर भी 8 वाक्यों के प्रकारों को जान लिया। इसके बाद का जो भी है आपको फिर आपके वेबसाइट पर, आपके ऐप पर उपलब्ध है सारी चीजें। इस चैप्टर की आप सारी चीजों को देख करके लिख सकते हैं, और यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। इसमें एक गतिविधि भी दी गई है कि जैसे ये देखिए, गाड़ी में बैठकर कुछ लोग जा रहे हैं, इन शब्दों को वाक्य बनाकर आपको लिखना है। ये शब्द दिए हुए हैं,
पूरे। इन शब्दों में से इनको क्रम देकर के सही वाक्य आपको बनाकर लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये जो पाठ है पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं आपकी बुक में, और मैंने आपको ये सारी चीजें अवेलेबल भी करा दी हैं, तो आप ये सारी चीजें देख के लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा।